Hello student, I am Amit. This is the third video on our chapter gravitation, and in this video we will discuss acceleration due to gravity. ठीक है, हम acceleration due to gravity को discuss करेंगे. In the previous video we have discussed up to Kepler's law of planetary motion along with free fall. Now in this video we will discuss acceleration due to gravity. तो चलिए समझते हैं acceleration due to gravity क्या है. देखिए वर्ड जो एक्सीलरेशन है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं. हालांकि चैप्टर 1 में मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार और आपको हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे एक्सीलरेशन के बारे में. थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहेंगे आपको. देखिए क्या होता है. देखिए एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक तो आपने पढ़ रखा है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो पढ़ रखा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. ठीक है, ये है एक्सीलरेशन. लेकिन एक्चुअल मीनिंग अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन की ये है कि अगर किसी बॉडी का हर एक यूनिट टाइम में उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है. बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है. सपोज आप बाइक से जा रहे हो, आप किसी टाइम पे आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है. किसी टाइम पे क्या मतलब, जैसे मैंने देखा फर्स्ट सेकंड के लिए, पहले सेकंड के लिए, फॉर सेकंड आपने क्या कर दिया, मतलब फर्स्ट टू सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ. फर्स्ट सेकंड के लिए इतना है, और दूसरे सेकंड में मैंने देखा कि आपकी स्पीड 15 हो गई. कितनी हो गई, 15 हो गई. थर्ड सेकंड में मैंने क्या देखा, आपकी स्पीड 20 हो गई. ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है. इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो. क्या कर रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो. इसी चीज को बोलते हैं एक्सीलरेशन. मतलब ये है कि सिंपल सी बात में अगर हम बोलें तो किसी भी बॉडी का टाइम के साथ जो स्पीड में वेरिएशन होता है, आइदर इट बी इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो बढ़े या घटे, वो मैटर नहीं करता है. अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ या घट रही है एक गिवन टाइम इंटरवल में, तो आप ये बोलोगे कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है. एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है. तो ये था एक्सेलरेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट. अब आपने सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा कि एक्सीलरेशन किसी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब कोई फोर्स अप्लाई होता है. आपने यही पढ़ रखा है कि अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसे आया, एक्सीलरेशन वर्ड ग्रेविटी के साथ कैसे आया. देखिए एक्सीलरेशन ग्रेविटी के साथ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर किसी भी बॉडी को एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है जो किसी भी बॉडी को एक्सीलरेट करवा रहा है. आप ये समझ सकते हो कि किसी भी बॉडी को एक्सीलरेट करवा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन इट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. एक्सीलरेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म. अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या घट रही है तो आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो गया. अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग. तो लिखिए क्या लिखेंगे हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is dropped from some height, कुछ हाइट से अगर हम गिराते हैं, अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ऐसा एक्सीलरेशन जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी हर एक सेकंड के लिए या हर एक टाइम इंटरवल के लिए सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड से बॉडी में चेंज आएगा. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या लिखा, फ्रॉम सम हाइट अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन इट. ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, इन इट. क्लियर. अब बाय द, अब क्यों,
बाय द पुल ऑफ, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और पुल लिख सकते हो, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज अभी मैंने आपको समझाई कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा किसी हाइट से तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्यों होगा? बाई अ ग्रेविटेशनल फोर्स आर पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल ऑफ अर्थ की वजह से। और सबसे बड़ी चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इट डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, इट डजंट डिपेंड ऑन mass of body, it doesn't depend on mass of body, it doesn't depend on mass of body, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर हमको पढ़ना क्या था, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं, एक छोटी सी डेफिनेशन दे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी या प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी लिख सकते हैं ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर आप एक छोटे से लैंग्वेज में अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द यूनिफॉर्म acceleration produced in a body, in a freely falling body, in a freely falling body due to the gravitational force of earth, due to the ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा फ्रीली फॉल बॉडी में उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को बोलेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और इसकी जो वैल्यू होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एंड इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे बोल लें या अर्थ से 2-3 किलोमीटर हाइट तक की भी बात बोल लें तब भी उसके लिए वैलिड होता है, ठीक है। अभी मैं देखूंगा कि अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वेरी करेगा। तो इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8, ये वैल्यू जो होती है वेरी करती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। आप ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ अर्थ से आप 2-4-5 किलोमीटर ऊपर भी चले जाओगे तब भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ जी देखते हैं कैसे ये 9.8 आया, ठीक है। और केवल हम इसी को नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ कई सारी चीज़ों को भी देखेंगे कि जी एक्चुअली किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ जी देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ जी इसका सब टॉपिक होगा, इसी के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जी।
तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ जी, कैसे हम जी की वैल्यू को निकालेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा जी है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने देखा था कैपिटल जी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यही तो था। यहाँ पर ये हमारा जो स्मॉल जी है ये डिपेंड करेगा। अब देखते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो देखिए सपोज करते हैं हम, एक कोई स्टोन है तो उसको सपोज कर लीजिए, सपोज स्टोन ऑफ मास m, एक कोई स्टोन है जिसका मास हमने स्मॉल m मान लिया। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट कैपिटल R फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे ठीक है, ऑफ मास, अर्थ का मास हमको पता है, वैसे अभी फिलहाल हम कैपिटल ले रहे हैं, कैपिटल M, ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे थे हम, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ हो गई और किसी स्टोन को गिराया गया तो उस अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस को बताया जाए, क्योंकि हमने देखा था जब ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमने देखा था, जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था तो हम लोग क्या देखते थे कि जिन दो बॉडी में फोर्स लगता है उनका मास और उनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर ही देखेंगे। तो अर्थ के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको आपको आर कंसीडर करनी है, हमने आर कंसीडर कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे वही है, स्टोन ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो R है वो, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ अर्थ से है, और अर्थ का मास कितना दे रखा है आपको, m दे रखा है, कितना दे रखा है, m। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपको पता है कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2। तो m1 यानी हमारा अर्थ है तो उसका मास हमने कैपिटल M ले लिया, m2 क्या हमारे पास स्टोन है तो उसका मास हमने स्मॉल m ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर, तो वो मैंने कैपिटल R स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया इस स्टोन पर बाई अर्थ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हम देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो this force exerted by earth produces acceleration इन द स्टोन। और ये जो फोर्स है ये क्या कर देगा, स्टोन के अंदर एसिलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। मैंने आपसे पहले बोल रखा था कि अगर किसी भी बॉडी में फोर्स लगाया जाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिलरेशन। वो एसिलरेशन कितना होगा, तो F इक्वल्स टू m इंटू ए, F इक्वल्स टू m इंटू ए, मास ऑफ स्टोन इंटू एसिलरेशन प्रोड्यूस इन स्टोन, उसको कैपिटल ले लिया, सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे क्योंकि जितना फोर्स ये है वही तो फोर्स ये है, तो फ्रॉम इक्वेट करा लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m इंटू ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, जी m बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो m कैंसल, सो ऐसे ए की वैल्यू क्या आ गई, जी m बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये जो ए है इसी को हम जी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे इस ए को किसने प्रोड्यूस करवाया, अर्थ ने, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जी। तो एसिलरेशन प्रोड्यूस बाय अर्थ इज नोन एज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जी हो जाएगा, तो जी, ठीक है। इस एसिलरेशन को किसने प्रोड्यूस कराया, अर्थ ने कराया, तो आप इसको जी से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एसिलरेशन प्रोड्यूस बाय अर्थ, एसिलरेशन produced by earth is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to
ग्रेविटी, ठीक है। ए को मैंने फिर जी लिख लिया। अब यही आपके जी का एक्सप्रेशन आ गया, यही आपके जी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो जी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करा। अभी मैं वैल्यू निकलवाऊंगा कि जी की वैल्यू क्या आ रही है अर्थ के सरफेस के लिए, अभी मैं निकलवाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि जी की वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंड करी। जी की वैल्यू कैपिटल जी पे डिपेंड करी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हालांकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये तो चेंज होगी नहीं, तो जब ये चेंज नहीं होगी तो ये इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। तो जी की वैल्यू मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करी, एक है मास, वो भी किसका मास, जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे अर्थ का मास है, ये देखिए कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, यानी स्टोन का मास कैंसिल हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर, देखिए इट डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। मतलब सपोज अगर आपको एक हैवी, अगर आपसे कहा जाए कि 100 kg का एक स्टोन आप गिराओ और एक 1 kg का स्टोन गिराओ, तो दोनों एक साथ अर्थ पर पहुंचेंगे, दोनों एक साथ अर्थ पर पहुंचेंगे। इसका मतलब यही हुआ, क्यों, क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो मास में चाहे जितना चेंज हो जाए, ठीक है। तो मास पे डिपेंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं करती है। ये किसका मास है, ये बॉडी के अट्रैक्टिंग बॉडी का मास है, यानी जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग आर स्क्वायर पे, आर स्क्वायर क्या है, बॉडी को, सेकेंड थिंग आपका आर स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर है, लेकिन हम आर की बात करें क्योंकि आपको पता है आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस है स्टोन की अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से स्टोन की डिस्टेंस है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, मान लीजिए स्टोन को और ऊंचाई से अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर ये वैल्यू अगर बढ़ी तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी, जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, जैसे स्टोन को अट्रैक्ट यहाँ पे कौन कर रहा था, अर्थ, इसका क्या मास है, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेडियस कांस्टेंट कर लें, ठीक है, अगर सपोज करें कि हमारे पास कोई अर्थ के जैसा दूसरा कोई प्लैनेट है, अर्थ के जैसा ही है, बस वो हैवी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, हाई होगी। क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या देखा कि अगर बॉडी को ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर कम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो ये दो फैक्टर हैं जिस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करे। एक तो मास ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी, नॉट अ मास ऑफ बॉडी। मैं फिर से समझ लीजिए, ये मास ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस बॉडी ने ऊपर से इस बॉडी को खींचा, ये जो मैंने बॉडी फेंकी नीचे की तरफ, इसको जिस बॉडी ने खींचा उसके मास की बात कर रहा हूँ, और इस बॉडी को कितनी ऊंचाई से फेंका गया है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। बॉडी के मास पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता, इसीलिए अगर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट को फेंको तो दोनों एक साथ ज़मीन पर या अर्थ पर स्ट्राइक करेंगे, दोनों एक साथ ज़मीन पर स्ट्राइक करेंगे। क्लियर। तो आई थिंक सो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, कभी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा या आपने किया भी होगा कि अगर हम एक कॉइन को और एक फेदर को, फेदर मतलब ये कि आप किसी भी बर्ड के पंख को आप क्या करो, फेंको, तो आप देखोगे कि कॉइन जल्दी आ जाएगा, फेदर थोड़ा लेट में आएगा। इसके पीछे का रीजन इसका वेट नहीं होता है, इसमें लगने वाला एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वेट की वजह से, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, तो यहाँ पर अब इस चीज़ को बोलना कि ये वेट की वजह से नीचे, इसका वेट ज़्यादा है इसलिए ये जल्दी आ गया, इसका वेट कम है और ये बात से आ रहा है, तो ऐसा वेट की वजह से नहीं हो रहा या मास की वजह से नहीं हो रहा। देखिए क्या है, जो फेदर के केस में क्या हुआ है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इस पर एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इस पर एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा जो इसको नीचे आने से रोक रहा है। बस इसी वजह से आपका फेदर नीचे नहीं आता है।
जितनी जल्दी ये आता है, बस एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और मास का कोई यहाँ पर कोई भी रोल ही नहीं है कि कम मास होने की वजह से लेट में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सरफेस एरिया इसकी ज़्यादा है तो इस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो इसको नीचे आने में प्रॉब्लम होगी। आएगा धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे आएगा, घूमते टहलते हुए आएगा, ठीक है। कभी भी आप फैदर फेंक के देखो, ऐसे नाचते हुए आता है, ऐसे ऐसे नाचते हुए नीचे गिरेगा। रीजन यही है क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस लगा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक डेटा है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बॉडी, मैंने अभी बोला कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस से 8-10 किलोमीटर ऊपर से ड्रॉप की जाए तो जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 होगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती चली जाएगी, जैसे मान लीजिए सपोज ये अर्थ का सरफेस है और मैंने किसी बॉल को यहाँ फेंका, ये बॉल मान लीजिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई से मैंने फेंका, अब मैंने 100 किलोमीटर ऊंचाई से फेंका अगर इस बॉल को, तो अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9.4 हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई, ये भी देख लीजिए। तो देखिए जी की वैल्यू क्या थी, Gm/r², यही तो आया एक्सप्रेशन। जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। m क्या है मास ऑफ अर्थ, ये आपको पता है 6 इंटू 10⁻24। r क्या है रेडियस, रेडियस एक्चुअली नहीं है, ये वो हाइट डिस्टेंस है जहाँ पे स्टोन था अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ से देखिए अर्थ के सेंटर से स्टोन की डिस्टेंस है, तो स्टोन कितनी ऊंचाई पे था। मैं इनिशियली तो मैंने केवल 1 किलोमीटर मान रखा था ना, ये 1 किलोमीटर ऊंचाई से फेंका जा रहा है। और अर्थ का रेडियस आपको पता है 6400 होता है, तो 6400 में अगर 1 किलोमीटर आप ऐड कर दोगे तो क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ही लिख सकते हैं ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया। या +1 अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यू वही आएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 और यहाँ पे मीटर है, सॉरी यहाँ ध्यान रखा है, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये केजी में है और ये आपका, इसकी यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यही होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप, और इसकी वैल्यू मीटर में मैंने पुट कर ली, तो अब आपकी जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरे पास डेटा था कि आपको मैं बता रहा था कि अगर कोई बॉडी को 8-10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही ड्रॉप किया जाए तो 9.8 तक होता है, फिर वैल्यू डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। फिर जी की वैल्यू अगर हम 100 किलोमीटर ऊंचाई से उसी बॉल को फेंकें तो उस पर जी जो लगेगा या एक्सीलरेशन जो लगेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा, 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 1000 किलोमीटर ऊंचाई से फेंकें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 7.3 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने देखा कि जो जी की वैल्यू होती है वो Gm/r² पे डिपेंड करती है, तो अर्थ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अर्थ पे भी जी का वेरिएशन होता है। कैसे होता है आपको पता है, जो आपके अर्थ है वो जियोइड शेप की है। जियोइड शेप ऐसा होता है, एक्चुअली जियोइड शेप अर्थ को ही बोला जाता है जो ऊपर से थोड़ी सी क्या हो, फ्लैट हो। तो हमारी अर्थ कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ऊपर हल्की सी फ्लैट है और नीचे भी हल्की सी फ्लैट है जहाँ पे पोल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस, यहाँ कंप्लीट रेडियस है, यहाँ रेडियस नहीं है। देखिए रेडियस तो ये वाली लाइन होती है, लेकिन अर्थ यहाँ से क्या है, फ्लैट है, यानी ये वैल्यू यहाँ पर रेडियस की क्या है, कम है। और रेडियस की वैल्यू आपको पता है अगर कम हो गई, रेडियस की वैल्यू अगर कम हो गई तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पोल्स पर जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। तो जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, इक्वेटर के कंपैरिजन में। इक्वेटर वाली लाइन ये आपको पता है, ये इक्वेटर है, इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इधर कैप्रिकॉर्न है और इधर आपका आर्टिक सर्कल है। तो ऊपर की बात, मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ, पोल पर जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ रेडियस, वहाँ पर रेडियस कम है, पोल पर रेडियस कम है एज कम्पेयर टू
इक्वेटर, क्योंकि रेडियस कम हुई तभी तो जी की वैल्यू ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये अच्छा फैक्ट है। ठीक है, कई बार आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई पोल पे और इक्वेटर पे क्या वेरिएशन होता है जी का और कैसे होता है, तो ये जो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप जी जो जी होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेडियस अगर कम हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पोल पे हो यही रहा है, पोल पर क्या हो रहा है, रेडियस कम हो जा रही है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही कह सकते हैं आप। आपको मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, आपको मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून क्या है, आपको ये डेटा गिवन होगा, ये डेटा आपको गिवन होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अर्थ के मास को याद रखो 6 × 10⁻24 kg, और अर्थ के रेडियस को याद रखो 6400 किलोमीटर। ये दो डेटा आप याद रखो, क्योंकि अब अर्थ पे रह रहे हैं तो इतना तो याद होना ही चाहिए। मून की बात मत करो, उसको आपको डेटा मिलेगा। तो मास ऑफ मून आपको गिवन है 7.4 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ मून गिवन है इतना, और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन नहीं याद होगा, gm/r²। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया था g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या होता है, मास ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी, जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को, उसकी बात। तो अब हम यहाँ पर कौन सी बॉडी अट्रैक्ट करने वाली है, मून। यहाँ पे कौन अट्रैक्ट करने वाला, मून, क्योंकि मून के लिए जी निकालेंगे, तो यहाँ अर्थ के लिए तो निकाल नहीं रहेगी, अर्थ का मास रखेंगे। अब मून के लिए निकाल देते हैं, मून का मास रखेंगे। और यहाँ पर रेडियस, यानी कि बॉडी को, कोई भी बॉडी मान लीजिए, एक्चुअली मैं यहाँ मैं केवल जी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ निकालना है कि मून के सरफेस पर क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मून, अब वैल्यू आप पुट कर दो, जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻−11। मास ऑफ मून आपको गिवन है 7.4 × 10⁻22 डिवाइड बाई 1740 किलोमीटर आपकी रेडियस गिवन है। तो इसको पहले तो आप मीटर में बदल लो, 30 से मल्टीप्लाई करा लो, इसका स्क्वायर करा लो। ठीक है, कैलकुलेशन हैवी है नो डाउट, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, 1/6 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ लगभग 1/6 है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 9.8, यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 acceleration due to gravity on earth, acceleration due to gravity on earth। ठीक है, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले पावर्स के साथ आप यूज किया करो। देखो 6.67 है तो आप पहले उसको लिख लो, इंटू 7.4 लिख लो, सारे नंबर से एक साथ लिख लो। सबसे पहले तो आप पावर्स को एक साथ कर लो, तो 10⁻−11 10⁻22 बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड करोगे तो यू विल गेट 10⁻11 -11 + 22 + 11 आएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में चले जाइए, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 174 का स्क्वायर। तो देखिए 174 का स्क्वायर एक हैवी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप क्या कर लो 1.74 तक ले आओ। तो 1 2 3 4 5 6 इसको क्या लिख सकते हैं, 1.74 × 10⁻6 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लो 1.74 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो 6.67 × 7.4 × 10⁻11 डिवाइड बाई, अब 1.74 का आप स्क्वायर कर लेना। ठीक है, 1.74 × 1.74 और 10⁻6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻12। ये आप ऊपर शिफ्ट करा लेना, इसको मल्टीप्लाई करा लेना, इसे डिवाइड करा देना, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, पावर को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी along with mass, concept of mass
with weight. Okay, so thank you.